अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर आपको ये ऑडियोज़ या ये अपलोड्स पसंद आती हैं तो उसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इधर से नोट कर सकते हैं। गैस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही स्केरी स्टोरी है, बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है, बहुत वियर्ड स्टोरी है। और जिन साहब ने ये स्टोरी शेयर की है मैं उनका नाम डेफिनेटली नहीं ले सकता क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए कि उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक हो सके। हम इनका फ़र्जी नाम ज़िशान रख लेते हैं। ज़िशान साहब बताते हैं कि 2011 और 12 में ये एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब किया करते थे। बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन देखते ही देखते वो जो कंपनी थी वो दिवालिया हो गई। और जब वो कंपनी दिवालिया हुई तो उन्होंने दूसरी जॉब की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी जगह गए, काफ़ी जगह इंटरव्यू दिए, बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी कोई जॉब का सिलसिला ना बन सका। ये बताते हैं कि कुछ पैसे इन्होंने सेव किए हुए थे और इनका प्लान ये था कि इनकी शादी में इस्तेमाल होंगे वो, लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो चुकी थी। लिहाजा इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक गाड़ी ख़रीद लूँ और गाड़ी ख़रीदने के बाद इसको करीम या उबर में चलाऊँ। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद इनको एक गाड़ी मुनासिब पैसों में मिली। वो गाड़ी इन्होंने ख़रीद ली और अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उबर में मुकम्मल किया और उसके बाद इन्होंने उबर चलाना शुरू कर दी। ये बताते हैं कि मेरी आदत थी कि शाम में 4-5 बजे मैं गाड़ी निकालता और रात को 2-3 बजे तक चलाता। उसके बाद मैं कोशिश करता कि अपने घर आ जाऊं ताकि अपनी नींद पूरी कर सकूं, सुकून से सो सकूं और अगले दिन दोबारा फ्रेश होके अपने काम पे जा सकूं। ऐसी ही एक सर्दी की रात थी। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये वेट कर रहे थे कि कब इनको लास्ट राइड मिले और ये अपने घर की तरफ जा सकें। ये बताते हैं कि इनका जो घर है वो नॉर्थ कराची में मौजूद है और ये उस वक्त कोरंगी क्रॉसिंग पे खड़े हुए थे। ये बताते हैं कि अगर इनको राइड नहीं मिलती तो डेफिनेटली इनको वहाँ से खाली आना पड़ता और खाली आने का मतलब है कि ठीक ठाक पैसे पेट्रोल में लग जाते हैं। ये वहाँ पे खड़े हुए वेट करते रहे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बिला आखिर 1 घंटा गुजर गया और इत्तफाक से इनको कोई राइड ना मिली। अब ये कश्मकश का शिकार थे कि मैं वापस चला जाऊं या कुछ देर और वेट करूं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू की। ये बताते हैं कि कोरंगी क्रॉसिंग से मैं काला पुल तक ही पहुंचा था कि एकदम से एक राइड आई और वो जो राइड आई वो तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर थी, यानी जो उसका पिकअप पॉइंट था वो डिफेंस के अंदर मौजूद था। वहाँ से आके पिक करना था, लेकिन उसकी जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन थी वो नहीं डाली गई थी। खैर, काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा कि इसको कैंसिल करूं या क्या करूं, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि चला जाता हूं। हो सकता है कि ये जो पैसेंजर है ये मेरे घर की तरफ जाए या मेरे घर के करीब जाए। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अपने जहन में लेके वो जो लोकेशन थी उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं लोकेशन के करीब पहुंचने वाला था कि एकदम से मेरा जो मोबाइल था वो बंद हो गया। हालांकि मेरी कोशिश होती थी कि मेरा जो मोबाइल है मैं उसको हमेशा चार्ज रखूं या चार्जिंग पे लगा के रखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं लोकेशन के करीब पहुंचा तो वहां जाके मेरा मोबाइल बंद हुआ। और ना सिर्फ बंद हुआ, जब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाने की कोशिश की तो चार्जिंग उसकी स्टार्ट नहीं हुई। अब ये दोनों वाक़यात एक साथ हुए जो कि बड़े स्ट्रेंज थे। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि मेरा मोबाइल बंद होगा। चले, अगर हो भी गया तो कार के अंदर जो एक ऑप्शन मौजूद होता है कि आप वहाँ से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। जब मैं अपने मोबाइल को वहाँ पे प्लग कर रहा था तो चार्जिंग स्टार्ट नहीं हो रही थी। खैर, काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा कि क्या करूँ, लेकिन मुझे याद था कि वो जो लोकेशन थी मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुका था। यानी लेफ़्ट साइड पे बेंगलोज बने हुए थे, राइट साइड पे एक पार्क मौजूद था और जिन साहब ने ये राइड बुक की थी उनका जो नाम था वो अदील था। खैर, वो जो लोकेशन थी मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। अब मैंने सोचा कि मोबाइल तो बंद हो चुका है, जो भी साहब हैं या साहिबा हैं वो आएंगे, बैठेंगे, मैं उनसे भाव ताव कर लूँगा, जो भी फेयर है वो डिसाइड कर लूँगा और उनको सिचुएशन का बता दूँगा। ये बताते हैं कि तकरीबन 10 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। इत्तफाक से जिन साहब ने राइड बुक की थी वो आते हुए नज़र नहीं आए।
अब मैंने सोचा कि एक अजीब मुसीबत है, मैं इतनी दूर भी आ चुका हूँ, मेरा पेट्रोल भी लग चुका है, दूसरी बात यह है कि मेरा मोबाइल स्टार्ट नहीं हो रहा। अल्लाह जाने ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था कि एकदम से मैंने देखा कि सामने से एक औरत या एक लड़की आ रही है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पार्क से निकली है। जैसे जैसे वो करीब आना शुरू हुई वैसे वैसे मुझे पता चला कि वो जो औरत है या वो जो लड़की है उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, बहुत तैयार हुई हुई है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि किसी पार्टी से आ रही है या मे भी किसी पार्टी में जा रही है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था मे भी शायद ही वही पैसेंजर हो जिसने अदील के नाम से राइड बुक की है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो मेरी गाड़ी के करीब बढ़ रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था, बहुत हसीन था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ऊपर से सर्दी भी थी। और उसके बाद ये जो औरत या ये जो लड़की मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ती चली आ रही थी, इसमें बला का हुस्न मौजूद था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने 16 श्रृंगार किए हुए हैं। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी बिल्कुल मेरी गाड़ी के करीब आई और पैसेंजर साइड का जो डोर है वहाँ आके खड़ी हो गई और वहाँ से झांक के मुझे देखने लगी। जब उसने मुझे देखना शुरू किया तो मुझे यकीन हो चला कि यकीनन ये वही औरत है, ये वही लड़की है जिसने राइड बुक की थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपने राइड बुक की है। तो वो जो लड़की थी जो कि बहुत ही हसीन और जमील थी, बहुत खूबसूरत थी, जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसने अपना सर जो है अज़बात में हिलाया, यानी कि वो यकीन दहानी करा रही थी कि जो राइड बुक की गई है वो इसके लिए ही बुक की गई है। ये बताते हैं कि जैसे उसने सर हिलाया तो बैक साइड का जो डोर था वो मैंने ओपन कर दिया। आमतौर पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप डोर ओपन करेंगे तो वो जो भी पैसेंजर है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो पीछे जाके बैठ जाएगा। एक उबर ड्राइवर या एक करीम ड्राइवर यही एक्सपेक्ट करता है। लेकिन बजाय इसके कि वो लड़की अंदर आके बैठती, उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। और जब उसने वो दरवाज़ा बंद किया तो मैं इसको अजीब निगाहों से देखने लगा। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में मौजूद थे कि इसी दौरानी में वो जो लड़की थी वो आगे की तरफ आई और उसने आगे का दरवाज़ा खोला। और जैसे ही उस लड़की ने दरवाज़ा खोला तो बहुत सारे सवालात मेरे जहन में मौजूद थे। मैं इसको सवालिया निगाहों से देख रहा था। खैर मेरे सवालात अपनी जगह, देखते ही देखते वो जो लड़की थी जो कि बहुत ही हसीन और जमील थी, जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो मेरे बराबर में बैठ गई। अब ये बताते हैं जैसे ही वो मेरे बराबर में बैठी तो मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि मैडम मेरा जो मोबाइल है वो वर्क नहीं कर रहा, उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, अब आप मुझे गाइड कर दें, आपने किस तरफ जाना है। वो जो लड़की थी पहले मुझे काफ़ी देर तक देखती रही और देखते ही देखते उसने आगे की तरफ इशारा किया जैसे कि वो सामने जाना चाहती हो। बहरहाल जैसे उसने इशारा किया मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। फिर उसने एकदम से बात करना शुरू की और बातों ही बातों में उसने बताया कि वो साउथ सिटी हॉस्पिटल जाना चाहती है। अब जब मैंने उसके मुंह से हॉस्पिटल का नाम सुना तो मैं उससे पूछने लगा कि मैडम खैरियत तो है, इतनी रात में आप वहाँ क्यों जा रही हैं। जो नॉर्मली हुआ करता है जब आपसे कोई इस तरह की बात करता है या अस्पताल जाने का जिक्र करता है तो आमतौर पे जो कैप्टन्स होते हैं वो उनसे पूछते ज़रूर हैं कि अल्लाह खैर करे, सर खैरियत तो है, क्यों जा रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है। तो वैसे ही मैंने पूछा था और जब मैंने उससे पूछा कुछ देर तक तो वो जो लड़की थी खामोश रही। और जब वो खामोश रही तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मुझे बताना नहीं चाहती। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने जो गाड़ी थी वो उस हॉस्पिटल की तरफ लेना शुरू की और मुझे उम्मीद थी कि यकीनन ये किसी न किसी प्रॉब्लम में, किसी मुश्किल का शिकार है। खैर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो जो लड़की थी उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है और मैं उनसे मिलने के लिए या उनको लेने के लिए अस्पताल जाना चाहती हूँ। अब जब मैंने उसके मुंह से ये सुना तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं उसको देखने लगा। मैं ये सोचने लगा कि ये जो लड़की है ये इतना तैयार हुई हुई है और इसको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये किसी डेड बॉडी को लेने जा रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्रोग्राम से आ रही है या किसी प्रोग्राम में जा रही है। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने खुद को समझाना शुरू कर दिया और मैं इसको सीरियस लेने लगा। मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि इसको अभी कुछ देर पहले पता चला हो कि इसके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है, लिहाजा ये इसी हुलिये में घर से निकल गई हो और ये उनकी बॉडी को लेने जाना चाहती हो। खैर बहुत सारे सवालात मेरे जहन में मौजूद थे। मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई है। तो कहने लगी आपसे ठीक 2 साल पहले
मैं और मेरे हस्बैंड एक शादी अटेंड करने के बाद वापस आ रहे थे और हम लोग शाहराह फैसल पे मौजूद थे। मेरे हस्बैंड की आदत थी कि वो बहुत तेज़ी से ड्राइव किया करते थे। वैसे ही वो बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहे थे और ड्राइव करते करते पता नहीं एकदम क्या हुआ कि उनकी जो गाड़ी थी वो बराबर से गुजरने वाले ट्रक से टकराई। और जैसे ही उस ट्रक से टकराई तो ट्रक से टकराने के बाद वो गाड़ी उलट गई और जैसे ही वो गाड़ी उल्टी तो वैसे ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब जब मैंने उसके मुंह से ये सुना तो मैं उसको हैरान निगाहों से देखने लगा और सोचने लगा कि अगर इसके हस्बैंड की डेथ 2 साल पहले हुई है तो ये अभी किसको लेने आ रही है। खैर मैंने खुद को समझाया कि हो सकता है कि उस वक्त इसके जो हस्बैंड हैं वो कोमा में चले गए हों और उनकी डेथ अभी हुई हो। मैं ये सोच ही रहा था कि इसी दौरानिए में वो जो लड़की थी उसने मुस्कुराना शुरू किया और जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि उसका जो हसीन और जमील चेहरा था वो एक खौफनाक चेहरे में तब्दील होता जा रहा है और उसकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत ज़्यादा स्केरी है। खैर मैं ये सोच ही रहा था कि वो जो लड़की थी उसने कहा कि मेरे जो हस्बैंड है उनकी उसी वक्त डेथ हो गई थी। और जब उसने ऐसा कहा तो मैं उसको मज़ीद अजीब निगाहों से देखने लगा क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल था कि अगर उनकी डेथ उस वक्त हो गई थी तो ये अब 2 साल बाद उनकी बॉडी को लेने क्यों जा रही है। खैर मैंने उससे पूछा कि मैडम अगर उनकी 2 साल पहले डेथ हो चुकी थी तो अभी आप हॉस्पिटल में क्या करने जा रही हैं। ये बताते हैं कि सवाल सुन के वो जो लड़की थी उसने एकदम से हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते वो कहने लगी कि हाँ ऐसा ही है कि 2 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसी वक्त मेरे हस्बैंड की और मेरी डेथ हो गई थी। और जब उसने ये कहा तो एकदम से मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि जो मैंने सुना था मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैंने शायद ज़्यादा सुन लिया है या मुझे सुना ही नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा कि आपने क्या कहा। वो कहने लगी कि हाँ ऐसा ही है कि 2 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था उसी एक्सीडेंट में मेरी और मेरे हस्बैंड की दोनों की डेथ हो गई थी। अब जब मैंने सुना तो मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे बराबर में एक ऐसी औरत बैठी हुई थी, एक ऐसी लड़की बैठी हुई थी जो ये दावा कर रही थी कि वो मर चुकी है। मैं शदीद खौफ के आलम में था। मेरे औसान ख़त्म हो चुके थे, काटो तो लहू नहीं, ये वाली मेरी सूरत हाल थी। इसी दौरानिए में मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी ऐसा लगा जैसे कि धुआं बन के वो हवा में गायब हो चुकी है। ये बताते हैं कि कुछ देर तक मैंने गाड़ी साइड में खड़ी की, अपने आप को समझाता रहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मेरा वहम है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो भी कुरानी आयत वगैरह मुझे आती थी वो पढ़ता रहा और तकरीबन आधे घंटे तक वहाँ खड़ा रहा। ये बताते हैं कि अल्लाह अल्लाह करके मेरे औसान बहाल हुए और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ क्या हो गया है। खैर इसी दौरानिए में जब मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया तो वो भी चार्ज होने लगा। ऐसा लगने लगा सब नॉर्मल हो चुका है और उसके बाद मेरा मोबाइल भी ऑन हो गया। ये बताते हैं कि जब थोड़ी देर बाद मैंने पिछला जो रिकॉर्ड था उसको चेक किया तो उसमें ये मौजूद था कि मेरे पास राइड आई थी और वो उसी नाम से आई थी और पैसेंजर के मुताबिक मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा था, लिहाजा पैसेंजर ने वो राइड कैंसिल करके दूसरी राइड मंगवा ली थी। जबकि मेरे मुताबिक मैं वहाँ पे गया था, वहाँ जाके मैंने उसका वेट किया था, वो पैसेंजर नहीं आया था बल्कि उसके बजाय एक बदरू या एक आत्मा मेरी गाड़ी में आके बैठ गई थी। ये बताते हैं कि मैं आज भी उस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ ख़ास तौर पे वो जो एरिया है जहाँ से मैंने वो राइड पिक की थी या जहाँ पे मुझे वो औरत मिली थी या जहाँ पे वो औरत मेरी गाड़ी में आके बैठी थी उधर से ना गुजरूं। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये काशिफ साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि 2017-18 में जब इन्होंने इंटरमीडिएट किया था तो इनके पास 6 महीने का वक्त मौजूद था। ये चाहते थे कि इन 6 महीनों में कहीं ना कहीं जॉब कर लूँ, कुछ पैसे बना लूँ, क्योंकि 6 महीने जब गुजर जाएंगे तो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी होगी। लिहाजा इन्होंने काफ़ी जगह जॉब के लिए कोशिशें शुरू कर दी और काफ़ी कोशिशों के बाद ये बताते हैं कि एक मेडिकल क्लिनिक था जो इनके इलाके में मौजूद था, वहाँ पे इनको जॉब की ऑफ़र हुई और वो जो जॉब थी बेसिकली वो एक कैशियर की जॉब थी। और ये जो क्लिनिक था ये एक इलाकाई क्लिनिक था। ये आमतौर पे शाम के 7 बजे खुला करता था और रात के 2-3 बजे तक खुला रहता था। ये बताते हैं कि इनको 6:30 बजे पहुंचना होता था और क्लिनिक बंद होने के आधे घंटे तक वहाँ पे रुकना होता था। उसकी वजह ये थी कि जो भी
पेशेंट्स वगैरह आते थे, उनसे पैसों का जो लेन देन होता था वो सारा का सारा लेन देन इनको डॉक्टर को समझाना होता था। ये बताते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि डॉक्टर साहब छुट्टी पे होते थे, और जब वो छुट्टी पे होते थे तो ये बाहर नोट लगा देते थे कि आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लिहाजा आज क्लिनिक बंद रहेगा। ये बताते हैं कि ऐसे ही हुआ कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब ने इनको फ़ोन किया, इनको इन्फॉर्म किया कि आज मैं क्लिनिक नहीं आ सकूँगा, तुम क्लिनिक को बंद कर दो और वहाँ पे लिख के लगा दो। ये बताते हैं कि मैंने लिख के लगा दिया ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह आएँ वो पढ़ें और वापस चले जाएँ, लेकिन कुछ पिछले दिन के काम पेंडिंग थे। मैंने सोचा कि ये सारे के सारे काम निपटा लेता हूँ ताकि जब मैं अगले दिन आऊँ तो मेरे लिए आसानी हो जाए। अब ये जो क्लिनिक था इसमें एक डॉक्टर का रूम था, उसके अलावा एक जो है छोटा सा इन्होंने फर्स्ट एड का रूम बनाया हुआ था, और उससे आगे जाएं तो वहाँ पे एक किचन और एक वॉशरूम मौजूद था। ये बताते हैं कि मैं अपने काम कर ही रहा था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कि वो जो फर्स्ट एड वाला रूम है वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है, या बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मौजूद है। अब क्योंकि क्लिनिक में कैश भी मौजूद था तो मैं परेशान हो गया। मेरे जहन में यही आया कि हो सकता है कोई चोर वगैरह घुस गए हों या इस तरह के लोग हों जो पैसे वगैरह लूटना चाहते हों। लिहाजा जो भी पैसे वगैरह मेरे पास मौजूद थे वो सारे के सारे पैसे मैंने नीचे छुपा दिए, और मैंने सोचा कि अंदर जाके देखता हूँ कि क्लिनिक में कौन घुस आया है। अब ये बताते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उस रूम की तरफ बढ़ा जहाँ पे फर्स्ट एड दी जाती थी। तो जैसे ही मैं फर्स्ट एड वाले रूम में मुड़ा तो मैंने देखा कि सामने कोई मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो आवाज़ें आ रही थी वो मुसलसल इसी रूम से आ रही थी। मेरे जहन में ये भी ख्याल था कि हो सकता है कि जो भी यहाँ पे मौजूद था वो किचन या वॉशरूम में जाके छुप गया हो। लिहाजा मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वॉशरूम और किचन की तरफ गया, लेकिन मैंने वहाँ पे भी चेक कर लिया, कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हो चुका था। वापस आके जो भी कैश वगैरह का काम था या जो भी एंट्री थी वो मैंने की, और इसी दौरानिए में मुझे एकदम से किसी औरत के रोने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये बताते कि जब मुझे औरत के रोने की आवाज़ आना शुरू हुई तो ये जो आवाज़ थी बड़ी वाज़ेह आ रही थी और बहुत करीब से आ रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट एड रूम में कोई औरत मौजूद है जो कि तकलीफ़ में कर्रा रही है, किसी मुश्किल का शिकार है। पहले तो मैं उसको इग्नोर करता रहा क्योंकि मुझे डर लग रहा था, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ बढ़ती चली गई तो मैंने सोचा कि जाके देखता हूँ कि अब क्या मुसीबत आ गई है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके ये बताते हैं कि मैं उस रूम की तरफ बढ़ा, और जैसे ही मैंने उस रूम के अंदर झांका तो मैंने देखा कि सामने स्ट्रेचर पे एक औरत लेटी हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसका जो पेट है वो कटा हुआ है, यानी उसके पेट का ऑपरेशन किया जा रहा है। और उस औरत के सराउंडेड दो लंबी लंबी काली सी औरतें खड़ी हुई हैं, और उन दोनों को देखने से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे फीमेल डॉक्टर्स या नर्सिज हों। ये बताते हैं कि कुछ देर तक मैं खड़ा हुआ उनको देखता रहा और मेरे औसान ख़त्म हो गए। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो क्लिनिक है, जो कि हमारे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, इस क्लिनिक के अंदर वो भी फर्स्ट एड रूम में ये औरत कहाँ से आके लेट गई है जिसका पेट कटा हुआ है। और ना सिर्फ इसका पेट कटा हुआ है बल्कि दो औरतें उसके पेट का कोई ऑपरेशन कर रही हैं, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि कोई सीरियस मसला है। ये बताते हैं कि तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक मैं उन औरतों को या उस औरत को देखता रहा कि इसी दौरानिए में वो जो नर्सिस थी या वो जो डॉक्टर थी जो ऑपरेट कर रही थी या जो ऑपरेशन कर रही थी या जिन्होंने पेट काटा हुआ था, वो एकदम से पलटी, और जैसे ही वो पलटी तो मुझे देख के मुस्कुराने लगी, मुझे हाथ के इशारे से कहने लगी कि फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। ये बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने मुझे इशारा किया मुझ पर शदीद खौफ तारी हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। मैं जल्दी से बाहर निकला और बाहर जाके मैंने क्लिनिक को फ़ौरन से ताला लगा दिया। और जब मैंने क्लिनिक को ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और उनको बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है। तो वो जो डॉक्टर साहब थे वो मुस्कुराने लगे, वो कहने लगे कि परेशान ना हो, क्योंकि तुम नए नए आए हो, तुम्हें यहाँ के मामलात का अंदाज़ा नहीं है। बस अगर तुमने क्लिनिक को लॉक कर दिया है तो घर चले आओ और जो कुछ तुमने देखा है उसको इग्नोर कर दो। ये बताते हैं कि मैं घर चला गया, लेकिन मुसलसल वो औरतें, वो ख्यालात मेरे जहन में चलते रहे। खैर अगले दिन जब मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, वो जो डॉक्टर साहब थे वो मुझे समझाने लगे कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारे इस क्लिनिक में इंसानों के अलावा दीगर मखलूक़ात भी मौजूद हैं और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बताते हैं कि मैंने 3 से 4 महीने तक उस क्लिनिक में या उस जगह जॉब की, और मुतादिद बार मुझे दीगर मखलूक़ात की या औरतों की प्रेजेंस महसूस हुई। लेकिन वाकई में ऐसा था कि वो जो औरतें थीं या वो जो दीगर मखलूक़ात थीं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाया करती थीं।
देखने से ऐसा लगता था कि हमारे अलावा भी यानी इंसानों के अलावा भी वहाँ पे जन्नात का कोई क्लिनिक मौजूद है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।